नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नॉवल बिटवीन लव एंड वॉर जिसकी राइटर है माहा गुल, उसकी फाइनली आज लास्ट एपिसोड है जिसका आप लोगों को इंतज़ार था। तो आइए इस नावल की आखिरी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। बाबा की जान ने सोना नहीं, फ़ातीन ने अपनी छोटी सी बेटी को प्यार करते हुए कहा, जो फ़ातीन के सीने पर औंधे मुँह लेटी फ़ातीन की शर्ट के बटन खाने की कोशिश कर रही थी। एक नज़र अनान को देखा जो अमन को सुलाकर उनके छोटे से बेड पर लिटा रही थी। नहीं बाबा, फ़ातीन की थोड़ी पर अपने छोटे से दांत काटते हुए कहा। तो फ़ातीन का दिलकश कहका रूम की फ़िज़ा में गूंजा। तो अनान ने गड़बड़ाकर अमन को देखा, लेकिन उसे सुकून से सोते हुए देख फ़ातीन को घूरा, जिसने अनान के देखने पर कंधे अचका दिए। भूखे पेट कैसे सो जाएंगी? ये लो फीडर, दूध पीते पीते सो जाइएगा। अनान ने दूध की बोतल फ़ातीन की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तो फ़ातीन ने थोड़ा उठकर बोतल को पकड़कर फरिश्ते को अपनी गोद में लिटाकर पिलाना शुरू कर दिया, जबकि अनान ने बेड पर बैठकर फ़ातीन के बाएं कंधे पर अपना सर टिका दिया। भूलो मत, नाराज़ हूँ मैं, फ़ातीन ने रुख बदलकर अनान को घूरते हुए कहा। तो अनान ने गहरी सांस भरकर फ़ातीन को देखा, जो अब उठकर फरिश्ते को उसके छोटे से बेड पर लिटा रहा था। फ़ातीन के चेहरे के तासुरात तासुरात देख अनान ने वहाँ से उठकर बाहर जाना चाहा। तो फ़ातीन ने अनान की कलाई पकड़कर अपनी जानिब खींचा, जिससे अनान लड़खड़ाकर फ़ातीन के सीने से आ टकराई। नज़रें उठाकर फ़ातीन के चेहरे की तरफ देखा, जिस पर उस वक्त तासुरात थे। तुम्हें पता है ना, मुझे सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत देखने की आदत है, और अब पिछले 20 दिन से तुम मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर रहे, और तुम्हारा बात ना करना मुझे तकलीफ़ दे रहा है। अपना सर फ़ातीन के सीने से टिकाकर नम लहजे में कहा। तो फ़ातीन ने अपनी गिरफ्त अनान के गिर्द मजबूत करके उसे खुद में भींच लिया। मुझे मौत से डर नहीं लगता, ना ही मैं बुज़दिल हूँ, मगर जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो मैं बहुत मोहतात हो गया हूँ आन। पहले कभी रैश ड्राइविंग करते हुए ज़िंदगी की परवाह नहीं होती थी, यही सोचता था मौत तो एक दिन आनी है, मगर अब मैं रोड क्रॉस करते हुए भी 100 बार इर्द गिर्द देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है घर में मेरी बीवी है जो मेरा इंतज़ार कर रही है। वो जंगली बिल्ली बनकर जैसे मर्जी तशद्दुद करे, मगर मुझ पर आँच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी छोटी सी औलाद है घर, जिसने अभी तक बाप के लम्स को भी महसूस नहीं किया। मैंने लोगों से बिला वजह उलझना छोड़ दिया है, इस वजह से नहीं कि मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। बात सिर्फ मेरी होती तो आए दिन मेरा हॉस्पिटल और हर वो जगह जहाँ मैं जाता हूँ मैदान जंग बनी होती, लेकिन मैं अपनी वजह से तुम पर या अपनी औलाद पर कोई आँच नहीं आने देता। इसीलिए अपनी ईगो एटीट्यूड को बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ मैं। मगर तुम्हारी फील्ड आए दिन किसी सियासतदान, कभी किसी बिजनेसमैन के साथ तुम्हारी तल्ख कलामी होती है। बेशक वो शो का हिस्सा है, मगर मेरी जान लबों पर अटकी रहती है। मैं हॉस्पिटल में हूँ, ऑपरेशन थिएटर में हूँ, मेरा दिलो दिमाग हर वक्त तुम्हारी फ़िक्र में मुब्तला होता है, और इस सब के बावजूद तुमने क्या किया? मुझे बताए बगैर पेरिस चली गई। तुम ये भी जानती थी कि मैंने तुम्हारी हिफाजत के लिए कुछ आदमी हायर किए हुए हैं, तुम उन्हें भी चकमा दे गई। एटलीस्ट मैं नहीं तो वो ही होते, मुझे तुम्हारी खबर तो होती। 2 दिन, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि ये 2 दिन कैसे गुजरे मेरे? अनान के बालों को मुट्ठी में दबोचे उसके चेहरे पर अपनी आग सी तपिश लिए सांसों को छोड़ते सर्द लहजे में एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा। तो अनान की आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगे। फ़ातीन ने झुककर उन आंसुओं को अपने लबों से चुना, तो अनान हिचकियों से रोने लगी, जिस पर फ़ातीन ने गहरी सांस फिजा के सुपुर्द करके अनान को खुद में भींच लिया। वो भाई है हमारा फ़ा, वो तकलीफ़ में था, कैसे उसे अकेला छोड़ देती? जो शख्स हमेशा हमारा साया बना रहा, हमारी जान की इज्जत की हिफाजत की, उस पर मुश्किल वक्त आया तो कैसे छोड़ देती? मुझे अंकल ने बताया था कि उन्हें गोली लगी है, जो कि दिल के करीब लगी थी। उन्होंने सबको बताने से मना किया था। मैं बहुत घबरा गई थी फ़ा, मैं तुम्हें बताना चाहती थी मगर नहीं बता पाई। आई एम सॉरी फॉर दैट। हिचकियों से रोते वो फ़ातीन को बेचैन कर गई। अनान को बाहों में भरकर बैठ कर रुक गया और रिमोट पकड़कर लाइट्स ऑफ की। साइड लैंप ऑन करके अनान को देखा, जो तकिए में मुंह छुपाए रोने में मसरूफ़ थी। कैप्री के साथ शॉर्ट फ्रॉक पहने वो उसे कोई बारबी ही लग रही थी। ये फ़ातीन ही जानता था कि अनान से दूर रहना किस कदर जानलेवा था उसके लिए। अनान की कमर पर झुककर उसके हाथ तकिए से हटाकर अपने हाथों में कैद किए। आन, अब बस भी करो, मैं नहीं हूँ नाराज़। अनान के
चेहरे से बाल हटाकर उसकी गर्दन पर अपना लम्ब छोड़ते हुए गमगीन लहजे में सरगोशी की तो अनान ने उन्हें मुँह लेटे ही गर्दन मोड़कर खुद पर झुके फ़ातीन को देखा, जो खुमार-आलूद नज़रों से अनान को ही देख रहा था। तुम मुझसे नाराज़ रहे, अपने बच्चों के साथ सोते रहे और मुझे तुम तीनों ने अकेला कर दिया। फूट फूट कर रोते शिकवा किया तो फ़ातीन ने थोड़ा पीछे हटकर अनान को कमर से पकड़कर सीधा किया और पूरी शिद्दत से उसके होंठों पर झुकाया। अनान की सिसकियों उसके शिकवों को अपने होंठों में कैद करके उसे बेबस कर दिया। अनान पहले तो उस अचानक अवतार पर पहुंचा रह गई, मगर अपने होंठों पर फ़ातीन के होंठों का आग सी मानी दहकता लम्स महसूस करके अपनी आंखें सुकून से मूंद ली। कितने दिनों से वो उससे दूर थी, सिर्फ अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, और आज फ़ातीन की कुर्बत में जैसे जलते दिल पर ठंडी फवार सी पड़ गई हो। अपने बाजू फ़ातीन की गर्दन में हायल करके उसकी शिद्दतों में उसका साथ दिया तो फ़ातीन के शिंगर्फी होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। अनान को खुद में भींचते करवट बदली तो अनान ने नरमी से अपने लब जुदा करके सर फ़ातीन के सर से टिका दिया। अपनी सांसों में अनान की तेज़ दौंकनी की माने चलती सांसों को महसूस करके फ़ातीन ने अपनी खुमार-आलूद नज़रों से अनान को देखा, जिसके निचले होंठ पर खून का निशान था। तो फ़ातीन को अंदाज़ा हुआ कि यह खून उसका है। अपनी जंगली बिल्ली की शिद्दत पर होंठों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रक्स करने लगी। नान की पीठ सुलाकर उसकी बेतरतीब हुई सांसों को हमवार करना चाहा। मुझे नहीं पता था मेरी बीवी मुझे इतना मिस कर रही थी, अपने होंठ पर अंगूठा फेरते हुए कहा तो अनान ने सुर्ख डोरों वाली नज़रों से फ़ातीन की रोशन आंखों में देखा। नज़रें आंखों से फिसलती होंठों पर आकर रुकी तो अनान ने झुक कर अपने दिए ज़ख्म पर अपने लब रखे। हाँ तो शौहर हो मेरे, तुम्हें ही मिस करूँगी, मगर तुमने नहीं किया ना मुझे मिस, पहले तड़क कर और आखिर में मुंह बसोड़ कर कहा तो फ़ातीन ने मुस्कुराते हुए अपने लब अनान के माथे पर रखे। वो तो तुम्हें आज रात अंदाज़ा होगा कि मैंने कितना मिस किया, फिर सुबह बता देना मुझे कि तुम्हें अंदाज़ा हुआ या नहीं, फिर मैं दोबारा तुम्हें यकीन दिलाऊंगा। नान के बालों को कान के पीछे अड़सते हुए बोझल लहजे में कहकर अनान के हाथ पर अपनी शर्ट के बटनों पर रखे तो अनान के चेहरे पर पल में गलाल बिखरा। तुमने ज़्यादा शर्माना नहीं शुरू कर दिया? करवट बदलकर अपनी शर्ट बेड पर दूसरी जानिब उछालते हुए कहा तो अनान का मध्यम कहका गूंजा। जब से मुझे तुम्हारी बेशर्मी का अंदाज़ा होना शुरू हुआ है, ये शर्माना खुद ब खुद आ गया है। फ़ातीन की गर्दन की हड्डी पर अपने लब रखते हुए कहा तो फ़ातीन का जिंदगी से भरपूर कहका रूम की फ़िज़ा में गूंजा तो अनान ने जल्दी से फ़ातीन के होंठों पर हाथ रखकर अपने सोए हुए बच्चों को देखा, जबकि फ़ातीन ने अनान की हथेली पर अपना शिद्दत भरा लम्ब छोड़कर उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाकर बेड पर सर के ऊपर पिन कर दी और पूरी शिद्दत से अनान की सांसों से अपनी सांसें उलझा दी। कतरा कतरा अनान की सांसों में अपनी सांसें शामिल करते और खुद में अनान की सांसों को अंडेलते वो दोनों एक दूसरे की कुर्बत में मदहोश होते चले गए। अमन के रोने की आवाज़ पर फ़ातीन ने अपनी कुर्बत का खुमार लिया, सुर्ख आंखें खोलकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। अपने सीने पर सिमट कर सोती अनान को देखकर होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट आई। अनान के कंधों पर अपनी शिद्दतों के निशान देखकर नरमी से उन पर अपने लब रखे, साइड पर पड़ी अपनी शर्ट उठाकर अनान को जगाया। उठ जवान, तुम्हारा सपूत उठ गया है, शर्ट अनान के हाथों में थमाते हुए कहा तो अनान ने मुंह बसोड़कर फ़ातीन को देखा, जो अब अमन को उठाकर बेड पर ला रहा था। फ़ातीन ने अमन को अनान की गोद में देखकर इस्तेहकाक भरी नज़रों से अनान की बिखरी हालत को देखा, जो उसकी शर्ट पहने, आंखों में रज जगह की सुर्खी लिए और गुलाबी होंठ जो फ़ातीन की शिद्दतों से सुर्ख पड़ चुके थे। उन्हें देख फ़ातीन ने अपना होंठ दांतों तले दबाया और अनान के पास नीम दराज होकर अपना सर अनान की गोद में रख दिया, जो अमन को कंधे से लगाए सुला रही थी। देखो मेरी बेटी कितनी अच्छी है, इसे पता है मामा ने बाबा को सोने नहीं दिया होगा, इसीलिए वो अच्छे बच्चों की तरह सो रही है, अपने बाबा को बिल्कुल तंग नहीं करती। मगर तुम्हारा ये बेटा, फ़ातीन ने अमन के पाँव पर अपने होंठ रखते हुए कहा तो अनान ने घूर कर फ़ातीन को देखा और अमन के सो जाने पर उसे दरमियान में लिटाकर खुद दूसरी साइड लेट गई, जबकि फ़ातीन ने घूर कर अनान को देखा और फिर फरिश्ते को उठाकर अमन के साथ अपनी साइड पर लिटा लिया और तंजिया नज़रों से अनान को देखा, जिस पर अनान ने सर झटक आंखें मूंद ली। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अनान ने खुद को फ़ातीन के आसार में कैद पाकर आंखें वाकी, जो अनान को पुश्त से अपने आसार में लिए आंखें मूंदे हुए था। अनान के पलट कर देखने पर एक बेबाक शरारत करके दोबारा से सोता बना, जबकि अनान ने अपने बच्चों की जानिब देखा तो फ़ातीन ने फरिश्ते की साइड पर काफ़ी कुशन रख दिए थे कि वो गिरे ना।
जिसे देख अनान ने सुकून की सांस ली और रुख बदल कर अपना सर फातिन के सीने पर टिका दिया, जिस पर फातिन ने अनान को खुद में भींचते साइड लैम्प भी ऑफ कर दिया। हसाम जैसे ही रूम में दाखिल हुआ तो नज़रें बेड के बीचों बीच सो रही हयाम से टकराई। हया के पैदाइश के बाद उनकी ज़िंदगी के अलावा रूम में भी काफ़ी कुछ बदल चुका था। जब से हया ने क्रॉल करना शुरू किया था वो कमरे के हर कोने में पाई जाती थी, जिस पर उसे चोट लगने का डर रहता था। हसाम ने सबसे पहले राउंड शेप बेडरूम में शिफ्ट किया और नीचे ज़मीन पर दबी कलीन बिछाए, जिस पर पाँव रखते किसी मलमल का गुमान होता। पाँव रखते ही ऐसा महसूस होता कि पाँव उसमें धंस जाएंगे। रूम में मौजूद हर डेकोरेशन पीस को हटा दिया गया। साइड लैम्प को भी हसाम ने हटा दिया था, चुपके ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा। हयाम का मेकअप भी अब वहाँ से हट चुका था, जिस पर हयाम ने काफ़ी लड़ाई भी की कि हसाम अपनी बेटी की वजह से बीवी को पीछे कर रहा है। जिस पर हसाम ने घूर कर हयाम को देखा और कहा, जब हया बड़ी हो जाएगी तो वो सब दोबारा यहाँ सेट कर लेगी। मगर इस बात पर हयाम का काफ़ी दिन मुँह बना रहा, क्योंकि अब रोज़ सुबह ऑफिस जाते वक्त उसे पहले अपना सामान ढूंढना पड़ता था। हया को बेड पर लिटाकर एक नज़र हयाम को देखा, जो कंफर्टर में दबकी सो रही थी। हया के इर्द गिर्द पल्लू रखकर हयाम की जानिब आया। हयाम को अपनी बाहों में उठाकर टेरिस का रुख किया, जो अब टेरिस की बजाय एक रूम की शक्ल इख्तियार कर चुका था, क्योंकि दाएं और बाएं जानिब दीवार करवा के सामने ग्लास डोर लगा दिया गया था, जिससे राजपूत मैंशन नज़र आता था, जबकि शीशे ही की छत थी। और जब बारिश होती थी तो ये सब इस कदर दिलकश लगता था कि नाबाल लोग भी यहीं आ जाती, क्योंकि नीचे दबीज कलीन पर मैट्रेस रखा हुआ था और इर्द गिर्द कैंडल्स पड़ी हुई थी। ये वाही जगह थी जहाँ हया को आने की इजाज़त नहीं थी। हयाम को मैट्रेस पर लिटाकर हसाम ने कंफर्टर खोलकर उस पर दिया और रिमोट पकड़कर सामने मौजूद ग्लास डोर को खोला तो हयाम ने आंखें वार करके हसाम को देखा। बंद रहने दे हसाम, बहुत ठंड है। हयाम के कहने पर हसाम ने चौंक कर उसे देखा और दोबारा 2 बार बटन दबाया तो ग्लास डोर बंद होने के बाद उस पर कर्टन आ गए, जिससे सामने का मंजर भी छुप गया, मगर शीशे की छत से तारों से भरा चांद नजर आ रहा था। हयाम ने आगे बढ़कर अपना सर हसाम के सीने से टिका दिया तो हसाम ने मुस्कुराते हुए उसे अपने हसार में कैद कर लिया। हया मोटी हो रही है ना हसाम? मैं कभी इतनी मोटी नहीं थी, हसाम की हल्की बियर्ड पर उंगलियां फेरते हुए कहा तो हसाम के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। वो अपने बाबा पर गई है। मामा बताती थी जब मैं छोटा था तब बहुत हेल्दी होता था, 2-2.5 साल तक अपनी सेहत की वजह से क्रॉल भी नहीं कर पाता था, हसाम ने मुस्कुराते हुए कहा तो हयाम के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। अगर आप सारी ज़िंदगी मोटे रहते फिर? हयाम ने हैरानगी से इस्तफार किया तो हसाम का दिलकश कहका गूंजा, फिर कुछ नहीं, तुम्हें ही प्रॉब्लम होनी थी, जैसे अभी मेरी गुर्बत में सांसें रुकती हैं तब भी यही होना था, हसाम ने ज़ोमानी लहजे में कहा तो हयाम ने घूर कर उसे देखा। और हसाम आपको शरीफ कहता है? हयाम ने सर झटक कर कहा तो हसाम ने सर को खम देखकर इस एजाज़ को कबूल किया। मैं शरीफ ही हूँ, मगर तुम्हारे मामले में बिल्कुल नहीं, ताज्जुब से सर हिलाते हुए कहा तो हयाम ने सर झटक कर खुद पर अच्छे से कंफर्टर लपेटा, खुद के गिर लिपटे हसाम के हाथों को अपने हाथों में थाम कर हसाम की हथेलियों पर अपना लम्ब छोड़ा। मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है हसाम, मुझे नहीं पता मुझे ये मोहब्बत कब हुई, मगर आप हमेशा से मेरे दिल और रूह में शामिल रहे हैं। शायद जब निकाह हुआ, या तब जब दादी की डांट से आपने बचाया, या तब जब आप मुझे छोड़कर चले गए। बहुत बदगुमानियाँ भी आई, आपसे नफ़रत करने की कोशिश भी की, मगर इस नफ़रत का लबादा ओढ़े हुए भी मेरा दिल जानता था कि इसे शिद्दत से आपसे मोहब्बत है। जब आप पाकिस्तान आए थे, मेरा दिल आपको देखने के लिए मचल रहा था। मेरा दिल कर रहा था आप मेरे सामने हों और मैं आपको देखती रहूं, लेकिन मैं आपसे दूर रहना चाहती थी, कहीं आप मुझे ठुकरा न दें। मेरे अंदर आपको खोने का डर बैठ गया था। मुझे डर था अगर आपको मेरी महरूमी का पता चला तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? नम लहजे में हसाम की हथेलियों पर नज़रें जमाए हुए कहा तो हसाम ने नरमी से हयाम का रुख अपनी जानिब किया। हमारी नीयतें साफ थी और मोहब्बतें सच्ची थी। हम बेखबर थे, मगर हमारा रब सब जानता था, और जब तक हम बेखबर रहे उसने हमारी हिफाजत की और हमें इस काबिल बना दिया कि जब हम इस हकीकत से वाकिफ़ हुए तो दुश्मनों से बदला ले सकते थे। और मैं हमेशा से तुम्हारा ही था और मरते दम तक तुम्हारा ही हूँ। कोई महरूमी हो या ना, मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकती। हयाम के चेहरे पर जा बजा अपना लम्ब छोड़ते हुए
बोझल गमगीन लहजे में सरगोशी की तो हयाम की आंखें पल में नम हुई। हयाम को नरमे से लेटाकर अपनी शर्ट उतार कर दूर उछाली और हयाम पर झुक आया। हयाम की सांसों से अपनी सांसें उलझाकर उसे पल में बेबस कर दिया। हयाम की बाहों को अपनी गर्दन में हायल करके उसकी गर्दन पर जा बजा अपना जानलेवा लम्ब छोड़ने लगा। हसाम के होंठों को अपने वजूद पर जा बजा महसूस करके हयाम ने हसाम के ही सीने में जाए पनाह ढूंढनी चाहिए, जिस पर हसाम का दिलकश कहका गूंजा। तो हयाम ने खफत से अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। तो हसाम ने झुककर हयाम के हाथों की पुष्ट पर अपना लम्ब छोड़कर उन्हें चेहरे से हटाकर उसमें अपनी उंगलियां उलझाकर मैट्रेस पर लगा दी। हयाम के वजूद की गहराइयों से रूह तक सफ़र करते हसाम अपने साथ हयाम को भी बहकने पर मजबूर कर गया। आज उनकी शादी को 2 साल हो चले थे। अपनी एनिवर्सरी उन सब ने एक साथ सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया तो वाइट पैलेस को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। रिजवान साहब, फिरदौस बेगम और अख्तर साहब लाउंज में टहलते तैयारियां देख रहे थे। हया रिजवान साहब के पास, जबकि फरिश्ते को फिरदौस बेगम ने उठाया हुआ था, जबकि अमन साहब अपनी मामा के पास थे कि तभी सभी लाइट्स ऑफ हुई और स्पॉटलाइट ऑन हुई। तो सीढ़ियों से हसाम और हयाम को फोकस किया, जो कि एक दूसरे के हाथ थामे मुस्कुराते हुए नीचे आ रहे थे। हसाम ने ब्लैक पैंट कोट के साथ वाइट शर्ट पहनी हुई थी और हयाम रेड कलर की बारबी फ्रॉक में डॉल ही लग रही थी। हसाम लोगों के पीछे ही फातीन और अनान नीचे उतरते हुए दिखाई दिए। फातीन ने भी ब्लैक पैंट कोट के साथ वाइट ही शर्ट पहनी हुई थी और अनान सेम हयाम जैसी ड्रेस पहने फातीन को कोई वैम्पायर ही लग रही थी, जिसने शौहर का हाथ पकड़ने के बजाय बेटे को उठाया हुआ था। उसी तरह नबाल, माइसा, दानियाल और बसाम भी नीचे आए, जिन्हें देख फिरदौस बेगम और फरिश्ते ने तालियां बजाई, जबकि हया अपने बाबा को देखकर उनकी तरफ मचलने लगी। तो हसाम एक ही जस्त में अपनी बेटी के पास पहुंचा। दरमियान पर बने स्टेज पर स्पॉटलाइट ऑन हुई तो माइसा और बसाम एक दूसरे का हाथ थामे वहां आए। जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जैसे हंसों के संग हंसी, जैसे चांद में है चांदनी। माइसा और बसाम के डांस स्टेप के बाद दानियाल नबाल की कमर में हाथ लपेटे स्टेज पर आया और एक हाथ नबाल की कमर और दूसरे से नबाल का हाथ थामे डांस स्टेप लिया, जैसे कौमों की हो भावनाएं, जैसे मन में हो कोई कामना। दिया और बाती हम साथ साथ हैं। अब फातीन और अनान की बारी थी। फातीन ने अमन को पकड़कर रिजवान साहब को पकड़ाया और अनान को अपने हसार में लिए स्टेज पर आया। जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जैसे आंखों में हो शोखियाँ, जैसे होंठों पर हो सुर्खियाँ। नान के होंठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए खमार आलूद नजरें नान के सरापे पर टिकाए गाने के बोल बोले तो अनान ने सटपटाकर फातीन को देखा, जबकि हसाम अपनी बेटी और बीवी का हाथ थामकर स्टेज पर आया। तो हयाम के चेहरे पर हसाम की गुर्बत के अनगिनत रंग बिखरे देख नानी ने दिल से उन सब की खुशियों की दुआ मांगी। जैसे सावन में झूमे जिया, जैसे सजनी के संग पिया, दिया और बाती हम साथ साथ हैं। अनान और नबाल नीचे उतरकर रिजवान साहब, फिरदौस बेगम और अख्तर साहब को भी स्टेज पर ले आए। जैसे ही गाना ख़त्म होने पर लाइट्स बंद हुई तो हसाम ने अपना शिद्दत भरा लम्स हयाम के होंठों पर छोड़ा तो हयाम को अपने रगों पैर में सर्द लहर सरायत करती महसूस हुई। जैसे ही लाइट्स ऑन हुई तो हयाम का सुर्ख चेहरा देख हसाम ने आंख दबाई तो हयाम ने सटपटाकर वहाँ से भागना चाहा। उन सब ने तकलीफ़ें झेली थी, हिजर काटा था, एक दूसरे से नफ़रत भी करनी चाहिए, मगर हर चीज़ पर उनकी बेलौस मोहब्बत और सच्ची नीयत बाजी ले गई। दुश्मनों ने उनकी इज्जत पर वार करना चाहा, मगर अल्लाह ने उन्हें इतनी ही इज्जत अता कर दी, क्योंकि इज्जत और ज़िल्लत का वही मालिक है। वो चाहे तो क्या नहीं मुमकिन। दुश्मन साजिश करते हुए उसे भूल चुके थे कि कातिबे तकदीर तो वही है, सबसे बड़ा प्लानर तो वही है। और फिर साबित भी हो गया, रुसवा करने वाले खुद रुसवा हो गए और दर्दनाक मौत उनका अंजाम बनी और सब्र करने वालों पर रब की रहमत नाजिल हुई और अब वो सब एक दूसरे के साथ खुशियाँ समेट रहे थे। और ये था खूबसूरत सा नावल आप लोगों के लिए। यकीनन आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा और मैं कोशिश करती हूँ कि कोई अच्छा सा नावल आप लोगों को अब प्रोवाइड करूँ जो आप लोगों को पसंद आए, लेकिन जो सिलसिलेवार नावल होगा उसकी एपिसोड शॉर्ट हुआ करेंगी। समझ रहे हो ना, शॉर्ट हुआ करेंगी।
तो आप लोगों को कदर होगी। ज़्यादा देती हूँ ना तो आप लोगों को कदर नहीं होती है। अब शॉर्ट दिया करूँगी मैं, ये वाला तरीका बहुत अच्छा है। पता है लॉन्ग पर टाइम बहुत लगता है, तो आप लोग ज़्यादा वो फोकस भी नहीं करते हो सही से। मतलब एक मैं बात कर रही हूँ, आई नो कि सब ऐसा नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग सुनते भी हैं, लेकिन ये नेचुरल चीज़ है। अगर मैं खुद देखूँ ना तो मैं भी शायद ऐसे ही करूँ। अगर एज अ व्यूअर मैं देखूँ तो मैंने तो आप लोगों को नावल प्रोवाइड करना है ना, तो आई थॉट कि इस तरीका का कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। तो मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को साथ में शॉर्ट नावल्स भी दिया करूं और साथ में इस तरह नावल्स भी प्रोवाइड किया करूं, ताकि कंपनसेट रहे, ठीक है, ताकि चीज़ें बैलेंस रहें और सब कुछ ठीक रहे। और बाकी मैं एक्चुअली पता है मैं क्यों नहीं रिकॉर्डिंग कर पाई थी 2 दिन, वो इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं सीज़न देख रही थी। और जब मैं कुछ देख रही होती हूँ, नावल पढ़ती हूँ या सीज़न देखती हूँ, तो मैं फिर मुझे होता है जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए हो जाए हो जाए। तो वो काफ़ी लंबा होता है कि घंटे से ज़्यादा वीडियोस होती हैं और काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। तो इसीलिए मुझे इतना टाइम लग गया, 3 दिन से मैं मुसलसल देख रही थी और मैं सारी रात ऑलमोस्ट जाग कर देखती थी और फिर सुबह मेरी आंखें बंद होती थी, फिर ऑलमोस्ट मैं दिन में सो रही थी। तो ये गलत बात थी और मेरी रूटीन भी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बस फ़ायदा ये हुआ कि मेरी क्लासेस सेकंड टाइम होती हैं, तो इसलिए मैं बहुत फ़ायदा उठाती हूँ इस चीज़ का कि रात को जाग लेती हूँ, सुबह सो जाती हूँ, जो कि गलत बात है, आई नो। मैं कोशिश करती हूँ इस रूटीन को चेंज करूँ, जो रात में देखना होता है वो सुबह देख लिया करूँ, लेकिन खैर देखते हैं क्या होता है। अब मैं कोशिश करूँगी इस रूटीन, इस साइकिल को चेंज करने की। तो और टाइम भी बनाती हूँ, कोई कैजुअल बनाती हूँ, बट ये मैंने ना सिर्फ एक ही दिन में रिकॉर्ड किया है क्योंकि हमारे हॉस्टल में नेट नहीं है। तो 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है। तो एक कॉर्नर पर आता है नेट हमारा, ठीक है। हमारी एक मेन जो बिल्डिंग होती है ना, डीएसए, जहाँ पर स्टूडेंट्स के सारे मतलब अफेयर्स, आई मीन टू से कि स्टूडेंट अफेयर जितने भी वो अफेयर का अब आप लोग ज़्यादा ले लेंगे, मतलब स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी मामलात होते हैं ना, वो उस बिल्डिंग में प्रोसीड होते हैं और सारा कुछ होता है। तो वो बिल्डिंग बिल्कुल हमारे हॉस्टल के बैक में है। तो उसका जो वाईफाई है ना, उसका सिग्नल्स हमें मिलते रहते हैं। हमारी जो यूनिवर्सिटी में हर जगह सिग्नल आते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, तो हर जगह उसके सिग्नल मिलते हैं। लेकिन हर जगह इन द सेंस कि कभी वैसे नहीं भी आते किसी जगह पर, लेकिन अगर कोई बिल्डिंग है तो उसमें चांसेस हैं कि आपको उसमें सिग्नल मिलेंगे। तो क्योंकि हर जगह वाईफाई लगा हुआ है, हर बिल्डिंग में वाईफाई है, हर जगह वाईफाई है, तो वो हमारे बिल्कुल बैक में है। तो हम वहाँ पर चले जाते हैं, इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं और वहाँ पर अपना नेट चला लेते हैं। तो बस, और हमारे पूरे हॉस्टल में नहीं आ रहा है, सिर्फ उसी जगह पर आ रहा है। तो हम इतना 2 दिन से तंग थे ये इससे, नेट से। तो बस फिर मैंने कहा कि आज मैं कोई इस तरह का सीज़न नहीं करती रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड नहीं, डाउनलोड नहीं करती हूँ, ताकि मैं कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड कर ही लूँगी ना। तो इसी तरह आप लोगों को मैंने 4 एपिसोड रिकॉर्ड कर लिए, कि मतलब 2 घंटे की हुई ना, 2 घंटे से ज़्यादा कई टाइम की थी ना, तो वो हो गई हैं। और शुक्र है कि ये नावल ख़त्म हो गया। मैं तंग आ गई थी इस नावल से, ये जल्दी ख़त्म हो जाए। मुझे भी बहुत ज़्यादा होता है, एक चीज़ मेरे बर्डन होती है सर पर कि ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। अब मेरा कोई सिलसिलेवार नावल नहीं था, ना दूसरे चैनल पर था ना यहाँ पर, तो मैं रिलैक्स थी। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो था ना, मैंने कहा यार इसको एक साथ ही ख़त्म करूँ। अब मैं इन सब एपिसोड्स को मैंने अपलोड कर दिया था और टाइम टू टाइम मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। तो ऐसे बस होता नहीं है। अब मेरे पास जब मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ तो मैं आप लोगों को ज़्यादा वीडियोस दे देती हूँ। मैं इसीलिए रखती नहीं, मैं गलत करती हूँ। मुझे एक टाइम स्केड्यूल बनाना चाहिए, लेकिन जब मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर देती हूँ फिर मैं आप लोगों को ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड कर देती हूँ, जो कि गलत होता है। और जब होती नहीं है तो वो फिर मैं आप लोगों को देती नहीं हूँ, तो वो फिर ख़राब हो जाता है काम। तो फिर देखते हैं क्या बनता है, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और अच्छे से नावल के साथ। एक खूबसूरत जर्नी और स्टार्ट करेंगे और देखेंगे और कौन सा अच्छा सा नावल है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द नावल स्टार्ट करने वाली हूँ मैं, बहुत जल्द। मैं एक्साइटेड हूँ उसको पढ़ने के लिए, क्योंकि उस नावल को मैंने नहीं पढ़ा सही से। उसकी आखिरी एपिसोड मैंने पढ़ी है, कुछ 1-2 दरमियान वाली पढ़ी हैं। तो मुझे पूरी स्टोरी का नहीं पता, लेकिन मुझे पूरी स्टोरी का पता भी है और मुझे पूरी स्टोरी का नहीं भी पता।
तो बहुत सारी चीज़ें मेरी फ्रेंड्स मुझे बताती थी कि इसके पीछे, इस स्टोरी के पीछे ये हुआ, इसकी बैक स्टोरी ये है, इसके फ्यूचर में ये हुआ, ये वो। तो कुछ कुछ जो मैं डाइजेस्ट में जो मुझे मिलता था, 2009 की बात है जब ये, 2009 कह रही हूँ, 2009 बहुत, सॉरी 2009 नहीं, मैं 8वीं क्लास में थी तब की बात है। अब वो पता नहीं कौन सा साल था, मुझे अब याद भी नहीं है। तो तब की बात है, तब मैं उस डाइजेस्ट को पढ़ा था। आई थिंक सो कोई होगी 14 की बात, 2014 की बात, तब की बात होगी, या 2013 की बात, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है। लेकिन बस कोई 10 साल पुरानी होगी बात ये, जब ये आ रहा था नमल नावल। तो स्टार्ट करेंगे फिर इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।